एक से एक अद्भुत समुद्री जीव जिनके बारे में कुछ बता पाना असंभव था। ऐसा लगता है कि उन जीवों को साबुत ही पृथ्वी पर लाया गया और उन समुद्रों में छोड़ दिया गया। वो संस्कृतियाँ जो मछली जैसे देवताओं की पूजा करती थी। इस बात का जिक्र दुनिया के कोने कोने में मिलता है उन इंसानों का जिनके कुछ अंग समुद्री जीवों जैसे थे। पानी के नीचे कई ऐसे जीव रहते हैं जिनका व्यवहार बड़ा ही रहस्यमय होता है। देखने में ही वो किसी और दुनिया के जीव लगते हैं, क्योंकि वैसे जीव पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम अपने समुद्रों के तल के बारे में जितना नहीं जानते, उससे ज्यादा तो मंगल ग्रह की सतह के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या वो हमारी उम्मीद से कहीं बढ़कर एक एलियन एनवायरनमेंट है? इसके अंदर दूसरे ग्रह से आया एमिनो एसिड है। सच में ये खोज तो वाकई चौंकाने वाली है। ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही है। हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले रहे ही नहीं। साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है They came from the sea। 4 नवंबर 2006 इंटरनेट पर किसी गुमनाम शख्स ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें पानी के नीचे एक बहुत बड़े समुद्री जीव का साया नजर आ रहा था। उस फुटेज की क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर जब वो जीव कैमरे के करीब आया तो उसके लंबे हाथ और पैर नजर आने लगे और एक मर्मेड जैसा फिन भी दिखा। उसके बाद वो वीडियो अचानक ही खत्म हो जाता है। उस क्लिप के साथ जो जानकारी दी गई थी उसमें कहा गया था कि वो निन्गेन है, एक मिथकीय समुद्री जीव जो अंटार्कटिका के समुद्री किनारों के आसपास घूमता रहता है। कुछ लोगों के मुताबिक वो फुटेज नकली थी, क्योंकि हाल के वर्षों में निन्गेन की कई फोटोज और वीडियो सामने आए हैं और कुछ मानते हैं कि इंसान जैसा ये जीव वाकई हमारे समुद्र में रहता है। लोगों ने निन्गेन की तस्वीरें देखने के बाद उसके वजूद को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ऐसी बातें पहले भी हुई थी, जैसे कि क्रैकन नाम का वो बड़ा सा स्क्विड जिसके ऊपर तभी यकीन आया जब उसकी खोज हुई। इतिहास के किताबों में कई बड़े ही खतरनाक समुद्री जीवों से सामना होने की बातें लिखी हैं। उनमें से ज्यादातर को मिथकीय कहा गया, लेकिन जब सदियों बाद उनकी मौजूदगी के सबूत मिले तब उन्हें सच मान लिया गया। समंदर शुरू से ही एक फोर्स रहे हैं। वो गहरे, शक्तिशाली और तूफानी होते हैं, इसलिए हमें उनसे डर लगता है। और जब से मिथकों और लोक कथाओं की शुरुआत हुई है, तभी से समुद्र में जाने वाले नाविक समुद्री सांप और समुद्री दानवों की बात कर रहे हैं। उनके नाम से ही हमारी रूह कांप जाती है। समुद्र इस बात की बहुत बड़ी मिसाल है कि फैक्ट का फिक्शन से मिलन होता है। हमने क्रैकन और बड़े बड़े समुद्री दानवों की जाने कितनी कहानियां सुनी हैं, और जब विज्ञान उनका पता लगा लेता है तब हमें भी कहना पड़ता है, हाँ, समुद्र के तल पर एक विशाल स्क्विड रहता है। इसके बाद सवाल उठता है, नीचे और क्या क्या है? सच कहें तो हमें कुछ नहीं पता। जब हम समंदर की गहराइयों में नीचे से और नीचे जाते हैं तब हमें ये नहीं पता होता कि वहाँ क्या मिलने वाला है, मगर एक बात सब जानते हैं कि वहाँ जो भी मिलेगा वो बड़ा चौंकाने वाला होगा। क्या निन्गेन और वो दूसरे अनूठे जीव जिन्हें हमने अभी तक देखा भी नहीं है, वो वाकई पृथ्वी के समुद्रों के गहराइयों में छिपे हुए हैं? कमाल की बात तो ये है कि हम पानी के ऊपर की जिस दुनिया के बारे में जानते हैं और जिसमें रहते हैं, वो पृथ्वी पर रहने लायक जगह का सिर्फ 1% है। 99% हिस्से में तो समुद्र है और हम अभी तक उसके 10% हिस्से की भी खोज नहीं कर पाए हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि समंदर पृथ्वी की ऐसी जगह है जिसकी अभी तक पूरी तरह से खोज नहीं हो पाई। समंदर के तल का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हमारे लिए अनजान है। ये बात सोचने पर बहुत अजीब सी लगती है, क्योंकि आज हम चांद और मंगल ग्रह की सतह के बारे में जितना जानते हैं उतना हम समुद्र के तल के बारे में नहीं जानते हैं। 1875 तक मुख्य धारा के वैज्ञानिक यही मानते रहे कि कोई भी जीव समुद्र की सतह से 1800 फीट से ज्यादा नीचे नहीं रह सकता। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक अभियान से उस गहराई के नीचे भी करीब 4700 नए किस्म के जीवों की खोज हुई
और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खोज करीब 100 साल बाद हुई। फरवरी 1977, गैलापागोस आइलैंड से करीब 400 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में वैज्ञानिकों ने समुद्र की सतह से 8000 फुट से ज्यादा की गहराई में तल पर एक ऐसा हाइड्रोथर्मल वेंट खोजा जिसके आसपास किसी जीव के होने की संभावना ही नहीं थी। मगर वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें हमने पृथ्वी पर कभी देखा ही नहीं था। जब उन्हें पहली बार समुद्र के गहरे पानी में वो सी वेंट्स मिले, तब वहां उन्हें बहुत बड़े बड़े ट्यूब वॉर्म्स और रिफ्टिया मिले जो काफी बड़े और खूबसूरत रंगों वाले थे, और उन्हें उन वेंट्स के आसपास रहने वाले कई किस्म के श्रिम्प, केकड़े और मछलियां मिली। वो किसी और ही दुनिया के जीव लग रहे थे, क्योंकि वैसे जीव पृथ्वी पर और कहीं भी नजर नहीं आए हैं। पानी के नीचे के उस इकोसिस्टम का आधार है एक बड़ा ही अनूठा भोजन स्रोत। इन वेंट के आसपास बैक्टीरिया रहते हैं। रोशनी ना होते हुए भी ये एक ऐसा काम करते हैं जो फोटोसिंथेसिस जैसा होता है। उसे हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं। असल में वो अपने सल्फर मिले कंपाउंड्स की मदद से अपने सेल्स के लिए एनर्जी पैदा करते हैं। इस खोज के बाद मरीन बायोलॉजी का फील्ड ही बदल गया। वहाँ से वैज्ञानिकों को जिस तरह के अनोखे जीव मिले हैं, उन्हें देखने के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि जिन समुद्री दानवों को अभी तक मिथकीय जीव माना जा रहा था, जैसे कि अंटार्कटिका का निंगिन, तो क्या अब हम उन जीवों को सही मान सकते हैं? हालांकि अभी तक निंगिन से जुड़ा एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिला, मगर ऐसे ही एक दूसरे रहस्यमय जीव से जुड़े सबूत मिले हैं जो समुद्र की गहराई में रहता है। टूरिटॉप्सिस डॉर्नहिल या इमॉर्टल जेलीफिश। इमॉर्टल जेलीफिश बुरे से बुरे हालात में भी, जैसे कि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने पर, पानी का खारापन बदलने पर, अपने एडल्ट स्टेज से जुवेनाइल स्टेज में चले जाते हैं और अपनी जिंदगी बिल्कुल नए सिरे से शुरू करते हैं। सच कहें तो ये वो खुद के डेवलपमेंट को बार बार रिवाइंड करती रहती है। हमारी लैब में भी कुछ इमॉर्टल जेलीफिश हैं जिनकी आज तक मौत नहीं हुई है, क्योंकि वो बार बार अपने डेवलपमेंट स्टेज को साइकिल करती रहती हैं। एक ऐसी जेलीफिश जिसकी कभी मौत ही नहीं होती। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि पृथ्वी पर एक ऐसा जीव भी है जो आज तक मिले किसी भी जीव से बिल्कुल अलग है और जिसके बारे में वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट्स कहते हैं कि जवाब बड़ा ही सरल है। इमॉर्टल जेलीफिश या समुद्र की गहराइयों में रहने वाले दूसरे अनोखे जीव हमारी पृथ्वी के हैं ही नहीं, बल्कि ये किसी और ग्रह से आए हैं। 19 अगस्त 2014 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बड़ी चौंकाने वाली खोज की। खिड़की के बाहरी हिस्से पर एक ऐसा जीव चिपका था जो आमतौर पर गहरे पानी में मिलता है, सी प्लैंकटन। स्पेस स्टेशन के बाहरी हिस्से में हाल में ही हुई सी प्लैंकटन की खोज बड़ी ही दिलचस्प थी। मैंने खुद भी दुनिया के कुछ ऐसे वैज्ञानिकों से बात की है जो इस खोज से जुड़े थे। हमने देखा कि कोई ऐसा तरीका है ही नहीं कि माइक्रोब्स को पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर दूर भेजा जा सके। जाहिर है वो बाहर कहीं से आए थे। तो क्या डॉक्टर चंद्रा विक्रम सिंह है और उनके सहयोगियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि एक परग्रही जीव जो अंतरिक्ष के बेहद मुश्किल हालात में रह सकता है और वो पृथ्वी पर भी आ सकता है? और क्या वहां पर प्लैंकटन मिलना इस तरफ इशारा करता है कि अंतरिक्ष से आने वाले जीव पृथ्वी के समुद्रों में भी जिंदा रह सकते हैं? ये बहुत अजीब बात है। हमें अब ऐसी जगहों पर नए जीव और नई प्रजातियां मिलने लगी हैं जिनके बारे में 20 साल पहले तक वैज्ञानिक यही कहते थे कि वहां कोई जीव रह ही नहीं सकता। मगर अब हमें समुद्र की अथाह गहराइयों में उन जगहों पर भी मछलियां मिली हैं जहां जाने पर एक सबमरीन के भी टुकड़े हो जाएंगे। फिर भी वहां मछलियां रहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता, मगर हुआ है। इसलिए मेरा सवाल है कि कहीं इनमें से कुछ जीव सीधे सीधे कहीं और से इंपोर्ट तो नहीं हुए? इमॉर्टल जेलीफिश, विशाल केंचुए, इंसान जैसे नजर आने वाले समुद्री जीव। क्या ये नहीं हो सकता कि दुनिया के समुद्रों में मिलने वाले ये अनोखे जीव असल में पृथ्वी के हो ही नहीं
और अगर हमारे समुद्रों में वाकई परग्रही जीव रहते हैं तो क्या वो गलती से यहाँ आ गए थे या उन्हें जानबूझकर भेजा गया था? शायद इससे जुड़े कुछ सुराग हमें उस चीज की तहकीकात से मिल सके जो हाल में ही पृथ्वी पर गिरी थी और जिसके अंदर जीवन को जन्म देने वाले तत्व मौजूद थे। दिसंबर 1974। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रा विक्रमसिंघे ने नेचर मैगजीन में एक लेख लिखा जिसे पढ़कर पूरा वैज्ञानिक समुदाय चौंक गया। तब तक कई दशकों से आम मान्यता यही थी कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक प्राइमोर्डियल सूप यानी पृथ्वी के समुद्रों में मौजूद जैविक तत्वों से हुई थी। लेकिन वैज्ञानिक आज तक नहीं जान पाए हैं कि आखिर किसी इनएनिमेट मैटर यानी जड़ तत्व से जीवन का विकास कैसे हो गया। मगर डॉक्टर विक्रमसिंघे ने कहा कि जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर हुई ही नहीं थी, बल्कि वो पृथ्वी पर ग्रहिकाओं और उल्काओं के जरिए आया था। इस विचार को पैनस्पर्मिया कहते हैं। आज से 10-20 साल पहले तक हमने बायोलॉजी की जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उन सभी में किताब की शुरुआत उस प्रीमोर्डियल सूप से होती है, मगर उसका कोई भी सबूत नहीं है। ऐसे में उस प्रीमोर्डियल सूप थ्योरी का एक ही विकल्प हो सकता है कि जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर नहीं हुई थी, बल्कि वो बाहर से आया था। 2 किस्म के पैनस्पर्मिया होते हैं। उनमें से एक में तो सिर्फ पैनस्पर्मिया है जिसमें ये कहा गया है कि उल्काओं पर सवार होकर पृथ्वी पर जीवन आया था। वो ग्रहों की कुदरती सीडिंग थी। मगर दूसरी किस्म है जिसे कहते हैं डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया, जिसके मुताबिक दूर दराज के किसी और ग्रह पर रहने वाले बुद्धिमान टेक्नोलॉजिकल जीवों की एक प्रजाति ने कुछ खास ग्रहों पर जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भेजे थे। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर काफी समय पहले परग्रही जीवों ने जीवन के बीज डाले थे। कई दशक तक मुख्यधारा के वैज्ञानिक पैनस्पर्मिया की थ्योरी को सिरे से नकारते रहे और कहा जीवन अंतरिक्ष के उन मुश्किल हालात में हो ही नहीं सकता था। मगर हाल ही में हुई खोज ने इस बात को गलत साबित कर दिया और इस बात के शायद पुख्ता सबूत भी मिल गए कि पैनस्पर्मिया न सिर्फ हुआ था बल्कि वो आज भी पृथ्वी पर जीवन पर असर डाल रहा है। मिल्टन कीन्स, इंग्लैंड, मार्च 2019। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स जॉर्जियो सुकुलस गए ओपन यूनिवर्सिटी में प्लैनेटरी साइंटिस्ट क्वीनी चैन से मिलने। डॉक्टर चैन, जॉर्जियो, हेलो, आपसे मिलकर स्वागत है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे आइए। यहाँ आने का मौका देने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर चैन ने 1998 में मिले 2 उल्का पिंडों का हाल ही में विश्लेषण किया है और उन्हें उनमें एक ऐसी चीज मिली जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था, नमक का एक क्रिस्टल जिसमें लिक्विड पानी था। जॉर्जियो ये पता लगाना चाहते हैं कि उस खोज का कितना असर हो सकता है और क्या उससे इस बात के और सबूत मिल सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के बीज परग्रही जीवों ने डाले थे। ये देखिए, ये है एक बॉक्स भारी उल्काओं से भरा हुआ। अरे वाह। पत्थर की एक उल्का जिसके अंदर हमें वो चीज मिली है जिसे हम कॉन्ड्रेटिक मीटोराइट कहते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प हैं क्योंकि इनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। मुझे जो 2 मीटोराइट मिली हैं वो बड़े ही कमाल की हैं और खास हैं और उन दोनों के नाम हैं जैग और मोनोहैंस मीटोराइट। वैसे तो दोनों बड़े ही आम सी कॉन्ड्राइट्स लगती हैं, लेकिन ये ऑर्डिनरी नहीं है। ये दोनों 1998 में पृथ्वी पर गिरी थी और सबसे दिलचस्प बात ये है कि इन दोनों में नमक के क्रिस्टल्स हैं जिससे इन्हें नीला रंग मिला है। उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि नमक के उन क्रिस्टल्स के अंदर पानी है, लिक्विड पानी उनके साथ है। मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कह रही हैं कि आपको ऐसी उल्काएं मिली हैं जिनके अंदर लिक्विड पानी है। अगर कोई आपसे ये कहे कि वो पानी उनके अंदर पृथ्वी पर गिरने के बाद गया तो आप क्या कहेंगे? हम बड़े खुशनसीब हैं क्योंकि ये दोनों उल्काएं सूखी जगहों पर गिरी थी और जैसे ही ये पृथ्वी पर गिरी इन्हें उठा लिया गया, इसलिए इनके ऊपर बारिश का पानी भी नहीं गिरा है। क्या आप उसे हमारी लैब में देखना चाहते हैं? हाँ जरूर।
फिर तो बहुत अच्छा रहेगा, चलिए। उन उल्का पिंडों की जांच करने से पहले जॉर्जियो और डॉक्टर चैन ने प्रोटेक्टिव गियर पहन लिए ताकि लेबोरेटरी स्टेराइल रहे। बढ़िया। अच्छा, तो यही है वो? हाँ, यही है। क्या इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें? हाँ हाँ, जरूर। मैं इसे फोकस में लाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, मैं इसे अपनी स्क्रीन पर एनलार्ज करके देखती हूँ। ये देखिए, उल्का के अंदर पानी की बूंद नजर आ रही है। इसी वक्त हमें पहली बार पानी के साथ एमिनो एसिड्स भी मिले थे। ये तो कमाल का है। अमीनो एसिड्स, ये जैविक तत्व जीवन की रचना के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और एक उल्का के अंदर लिक्विड पानी के साथ इनका मिलना बड़ी असाधारण बात है। क्या इसी तरह के परग्रही प्रोटीन्स ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की थी? पृथ्वी पर गिरी उन अलकाओं के अंदर नमक के नीले क्रिस्टल्स की खोज में सबसे चौंकाने वाली चीज थी एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिससे ये पता लगता है कि सिर्फ पृथ्वी ही ऐसी इकलौती जगह नहीं है जहां ऐसी केमिस्ट्री है जिससे जीवन की रचना हो सके। पेंसपर्मिया थ्योरी को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता और उसकी एक वजह यह है कि पृथ्वी की शुरुआती दौर में यहाँ मेटियोर्स और एस्टेरॉइड्स की बारिश होती थी। इस वजह से अतीत में हमारे समुद्रों में कई बार उबाल आया होगा, जिससे यहाँ जीवों का जन्म असंभव सा हो गया था। लेकिन जब हमारा सौर मंडल शांत हुआ और हमारे समुद्रों की स्थिति बेहतर हुई, तब जीवन पनपने लगा। वैज्ञानिकों को अब ऐसे कई और सबूत मिलने लगे हैं जिनसे पता लगता है कि वो जैविक तत्व पृथ्वी तक किसी और ग्रह से आए थे आज से करोड़ों साल पहले, और कई लोग मानते हैं कि ये प्रक्रिया आज भी जारी है। ये क्या है? ये है नैनोसिम्स। अच्छा। और ये आइसोटॉपिक एनालिसिस कर सकता है। एक दूसरी लेबोरेटरी में डॉक्टर चैन ने जॉर्जियो को वो मशीन दिखाई जो उल्का के नमूनों का विश्लेषण नैनोमीटर स्केल पर कर सकती है। उसके नतीजे एक कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आते हैं और तब उन दोनों एमिनो एसिड्स की तुलना की जा सकती है जो पृथ्वी पर थे और जो किसी और ग्रह से आए थे। ये बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि सबसे पहले हमें कई ऐसे एमिनो एसिड्स दिख रहे हैं जो पृथ्वी के जीवों में बहुत आम है, और फिर इसके अंदर दूसरे ग्रह से आया एमिनो एसिड है। सच में? ये खोज तो वाकई चौंकाने वाली है। मेरे दिमाग में सबसे पहले पेंसपर्मिया आई क्योंकि वो कहती है कि पूरे नक्षत्र मंडल में जीवन पृथ्वी पर आया और हम ये अंदाजा भी नहीं लगा पाए कि ये हुआ कैसे। प्रोटीन की ये बिल्डिंग ब्लॉक जीवन की रचना के लिए जरूरी है, और ये बिल्डिंग ब्लॉक वो एमिनो एसिड्स जो हमें पृथ्वी पर मिलते हैं वही इस पूरे ब्रह्मांड में भी फैले हुए हैं, हर जगह हैं। वो एस्टेरॉइड पर हैं, वो कॉमेट्स पर भी हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि जीवन की शुरुआत कहीं और भी हुई थी? हमारे ब्रह्मांड में कई अलग अलग नक्षत्र मंडल हैं और पृथ्वी जैसे भी कई ग्रह हैं, और हो सकता है कि कहीं और पानी भी हो। हम जानते हैं कि एमिनो एसिड जो जीवन की रचना करते हैं वो हर जगह हैं, इसलिए कह सकते हैं कि जीवन की रचना कहीं और हुई हो। मुझे इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बातचीत से आज मुझे कई नई बातें पता चली। शुक्रिया, मुझे भी आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। इतना समय देने के लिए शुक्रिया। ऑलराइट। क्या ये कहा जा सकता है कि जीवन देने वाले बीज उन उल्काओं के जरिए पृथ्वी तक आए थे और शायद उनसे ही समुद्र की गहराइयों में नई परग्रही प्रजाति का विकास हुआ? और अगर हुआ तो किस हद तक? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें समुद्र में रहने वाले एक बड़े ही रहस्यमय और समझदार जीव की जांच पड़ताल से मिल सके, ऑक्टोपस की। मार्च 2018। विज्ञान से जुड़े एक लेख ने दुनिया भर की प्रेस में सनसनी फैला दी। उसमें 33 वैज्ञानिकों की एक टीम जिसमें डॉक्टर चंद्रा विक्रमसिंघे भी शामिल थे, उसने बताया कि ऑक्टोपस के अंदर परग्रही डीएनए होता है। हमने देखा कि ऑक्टोपस का जीनोम बिल्कुल ही अलग है। उसके अंदर करीब 50,000 जीन्स होती हैं। इंसान की तुलना करें तो इंसान में सिर्फ 25,000 जीन्स होती हैं। इस लिहाज से ऑक्टोपस कहीं लिहाज से इंसानों से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। सवाल यह है कि ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से आई? इस बात के कई सबूत हैं कि वो किसी और ही दुनिया से आया था। जब वैज्ञानिकों ने ऑक्टोपाई का अध्ययन किया तो नतीजे देखकर हैरान रह गए
क्योंकि उनका ऑक्टोपाई के कुछ पूर्वजों से कोई रिश्ता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें साबुती यहाँ लाया गया और वैसे ही पृथ्वी के समुद्रों में डाल दिया गया। ऑक्टोपस एक बड़ा ही अनूठा जीव है। ऑक्टोपस का दिमाग हमारे दिमाग की तरह सिर्फ उसके सिर के अंदर ही केंद्रित नहीं होता, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसकी बाहों में भी दिमाग होते हैं और फिर सिर के अंदर एक दिमाग होता ही है। ऑक्टोपस अपने आसपास के माहौल में अपने हिसाब से फेर बदल कर देता है। वो अपना घर पत्थरों का ढेर जमा करके बनाता है और उनके ऊपर शेल्स डाल देता है। ऑक्टोपस खुद को माहौल के मुताबिक छिपाने में भी माहिर होते हैं और इसके लिए वो अपनी आसपास की जगह के हिसाब से बहुत जल्दी अपना रंग बदल लेते हैं। वो अपने शरीर को भी इस तरह से बदल लेते हैं जिससे किसी और जीव जैसे नजर आने लगते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चूंकि पृथ्वी पर इंसान नहीं थे, इसीलिए ये जीव पृथ्वी पर रहने वाली सबसे अहम प्रजाति के रूप में विकसित हुए। आम मान्यता के मुताबिक हमारे वानर पूर्वज नहीं। इनकी एक खूबी ऐसी भी है जिसे देखकर लगता है कि एक दिन पृथ्वी पर इनका ही राज होगा। ये अपने जेनेटिक कोड को एडिट कर लेते हैं। डीएनए यानी डबल हेलिक्स एक जिपर जैसा होता है। जिपर को खोला जा सकता है और फिर उनके अंदर एक और मॉलिक्यूल बनता है, आरएनए। आरएनए हर जानकारी को डीएनए से प्रोटीन तक पहुंचा देता है। मतलब ऑक्टोपस के अपने आरएनए को एडिट करने की क्षमता होती है और वो नए प्रोटीन्स बना सकते हैं। हालांकि इनकी इस काबिलियत को अभी तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है, मगर ये साफ है कि ऑक्टोपस किसी दूसरे जीव के मुकाबले खुद को अपने माहौल के मुताबिक ज्यादा तेजी से ढाल सकते हैं। आरएनए एडिटिंग के बदौलत ये अपने आसपास के तापमान में आए बदलावों के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। कैमोफ्लेजिंग स्किन यानी छलावरण वाली त्वचा, औजारों का इस्तेमाल, अपने जेनेटिक कोड को एडिट कर लेने की काबिलियत। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 दिल और 9 दिमाग वाला ये जीव इस दुनिया का हो ही नहीं? शायद इस सवाल के जवाब से जुड़े सुराग हमें दुनिया भर की प्रचलित मिथकीय कहानियों की जांच से मिले। कई संस्कृतियों में इस बात की चर्चा है कि समुद्र में से इंसान जैसे जीव बाहर आते थे और वो समुद्री जीवों जैसे नजर आने वाले देवताओं की पूजा करते थे। हैरानी की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर देवता ऑक्टोपस से मिलते जुलते थे। दुनिया भर में कई ऐसी परंपराएं हैं जो रचना करने वाले देवता से जुड़ी हैं और वो ऑक्टोपस जैसे दिखते थे। मिसाल के तौर पर प्राचीन ग्रीक में कई तस्वीरों और पेंटिंग्स में एक ऑक्टोपस को दिखाया गया है जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। एक्वाडोर में मेंटास नाम की एक जगह पर एक बड़े ही अनोखे ऑक्टोपस देवता की बास रिलीफ कार्विंग्स नजर आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे पूर्वज को पता था कि ऑक्टोपस हमारी पृथ्वी के जीव हैं ही नहीं? क्या ये कहा जा सकता है कि ऑक्टोपस उस परग्रही नस्ल के रिश्तेदार हैं जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर आए थे? या फिर हमारे पूर्वज ने ऐसे बुद्धिमान जीवों को देखा था जो परग्रही प्रयोगों से पैदा हुए थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि हमारे अतीत में इंसानों को परग्रही जीवों ने जेनेटिकली मॉडिफाई किया था। अगर ये बात सही है तो क्या उन्होंने कुछ दूसरे जीवों में भी बदलाव किए थे? मिथकों के प्राचीन रिकॉर्ड में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी मिलती है। उनके मुताबिक देवता इंसान का रूप धारण करने के लिए प्रयोग करते थे। वो अलग अलग किस्म के जीवों का रूप लेकर प्रयोग करते थे। कभी आधे इंसान, कभी आधे कुत्ते के हाइब्रिड्स, तो कभी आधे इंसान और आधे घोड़े के हाइब्रिड्स, और कभी समुद्री जीवों के अंगों वाले इंसान के रूप में। वो तरह तरह के प्रयोग करके देखते थे कि उनका कौन सा रूप पृथ्वी पर रहने के लिए सबसे सही है। हमें लगता है कि ये सिलसिला रुक गया, लेकिन शायद ये बात सही नहीं है। क्या परग्रही जीव आज भी पृथ्वी पर नए नए जीव भेज रहे हैं और आज भी यहाँ रहने वाले जीवों में बदलाव ला रहे हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि जिस तरह से हम दूसरे ग्रहों पर भी रिसर्च करते रहते हैं, उसी तरह से शायद दूसरी दुनिया के जीव भी हमारे समुद्रों का इस्तेमाल अपनी रिसर्च लेबोरेटरी के तौर पर कर रहे हों। सेंट जॉर्जेस बर्म्यूडा 1978।
डॉक्टर टॉम आइलेफ एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं और तब वो बर्म्यूडा बायोलॉजिकल स्टेशन पर काम कर रहे थे। उन्होंने उस इलाके में पानी के नीचे कई गुफाएं देखी। उनके कई सहयोगियों ने उनसे कहा कि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि पानी के नीचे खारे पानी के उस माहौल में उन गुफाओं के अंदर कोई जीव रह ही नहीं सकता। उन गुफाओं तक सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंचती थी, मगर वो ये देखकर हैरान रह गए कि उन गुफाओं में तरह तरह के जीव रह रहे हैं। वो ब्लू होल्स बहामास में पानी के नीचे मौजूद गुफाएं हैं और उन्हें ब्लू होल्स इसलिए कहा जाता है कि वो वर्टिकल शाफ्ट्स में हैं। उन्हें देखने पर लगता है कि वो पानी काफी गहरा है और गहरे नीले रंग का और बिल्कुल साफ भी है। बहुत से लोगों ने कहा था कि वहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए वहाँ कुछ ढूंढने का मतलब नहीं है, मगर मैंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और उस जगह पर ये देखने चला गया कि वहाँ आखिर है क्या। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ करीब 350 नई प्रजाति के जीव थे जिन्हें मैंने अपने करियर में पहली बार ढूंढा था। उन गुफाओं में जितने जीव रहते थे उतने तो शायद दुनिया में किसी और जगह पर नहीं रहते। डॉक्टर आइलेफ ने न सिर्फ उन ब्लू होल्स के बेहद मुश्किल माहौल में ढेर सारे अनोखे जीवों को देखा था, बल्कि वो जीव दुनिया के दूसरे जीवों से बिल्कुल अलग भी थे। हमने पानी के नीचे मौजूद उन गुफाओं में कई अलग अलग किस्म के नए जीव देखे। हम जिन जीवों पर काम कर रहे थे उनमें से एक जीव बिल्कुल अलग था। वो क्रस्टेशियन जीवों की एक बिल्कुल नई नस्ल थी और उन्हें हम रेमिपीड्स कहते थे। वो सबसे अलग इसलिए थे क्योंकि वो दुनिया के इकलौते ऐसे क्रस्टेशियंस थे जिनके दांत जहरीले हैं। ये जहर इंजेक्ट करने वाले दांतों से लैस होते हैं, इसलिए वो तैरते हुए अपने शिकार के पास जाते हैं, किसी छोटे श्रिम्प तक, और फिर दांतों के जरिए श्रिम्प के शरीर में हाइड्रोलिक एंजाइम्स इंजेक्ट करते हैं जिससे वो अपाहिज हो जाता है और तब वो उसका बाहरी हिस्सा खाने के बाद उसके जूसेस पी जाते हैं। अगर मुझे किसी साइंस फिक्शन का एक मॉन्स्टर बनाना होता तो मैं उसे रेमिपीड जैसा ही बनाता। वैज्ञानिक ऑक्टोपस की इन अद्भुत क्षमताओं को देखकर इतने हैरान हैं कि वो आज भी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ये उन हजारों अनूठे समुद्री जीवों में से एक है जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही एक जीव की खोज हुई थी 2013 में। ये ऑक्टोपस का एक बहुत ही बड़े कद वाला कजन था, जायंट स्क्विड। पहले तो उसे एक मिथिकीय जीव ही माना जाता था क्योंकि जायंट स्क्विड की लंबाई 40 फुट से ज्यादा हो सकती है और उनका वजन 300 किलो तक हो सकता है। उनकी आंखें दुनिया के किसी भी जीव से ज्यादा बड़ी होती हैं, जो गहरे पानी में सूरज की रोशनी की कमी की भरपाई कर लेती है। आर्किट्यूटिस ड्यूक्स या जायंट स्क्विड बड़ा ही दिलचस्प जीव होता है क्योंकि इतने गहरे पानी में रहने वाला ये जीव काफी बड़ा होता है। जायंट स्क्विड के टेंटिकल्स में कई सक्शन कप्स होते हैं और उनमें छोटे छोटे दांत भी होते हैं जिनसे वो अंधेरे में भी अपने शिकार को दबोचकर अपनी तरफ कर लेता है। पिछले 20 वर्षों में जितने भी नए जीवों की खोज हुई है उनमें शायद सबसे अनोखे हैं टेनोफोर या कोमचली। उसके 2 न्यूरो सिस्टम्स होते हैं और वो किसी भी जख्म को सिर्फ 3 घंटे से कम वक्त में ठीक कर लेता है और कोई निशान नहीं रहता, और वो अपने दिमाग को भी रीजनरेट कर लेता है। कोमचलीज वैज्ञानिकों के लिए ऐसी पहेली थी कि उन्होंने उनका नाम रखा दूसरी दुनिया के समुद्री जीव, एलियंस ऑफ द सी। लेकिन क्या अब हम ऐसे कई और अनोखे जीवों की भी खोज कर सकते हैं? गहरे समंदर में खोज कर पाना आसान काम नहीं है और ये बेहद खतरनाक भी है। कहीं लिहाज से एक स्पेस मिशन ज्यादा आसान होता है। वहाँ इतना दबाव होता है कि ज्यादातर कन्वेंशनल सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स उस दबाव से टूट जाते हैं। अभी तक समुद्र के तल पर मरियाना ट्रेंच जैसी जगहों तक बहुत कम ही मिशन हो पाए हैं। इन समुद्रों के सबसे गहरे हिस्से करीब 11 किलोमीटर तक गहरे हैं और वहां जाने के लिए खास किस्म के बैथिस्फीयर्स और सबमरीन्स की जरूरत पड़ती है। जब रिसर्चर्स वहां तक पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उतनी गहराई में भी जीव रहते हैं, जबकि उन्होंने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या समुद्र की इतनी गहराई में परग्रही जीव रहते हैं और वहाँ उनके बेसिस हैं? ये सोचकर भी हैरानी होती है।
क्या ये नहीं कहा जा सकता कि इंसान चूंकि अभी तक समुद्र की गहराइयों में पूरी तरह से खोज करने लायक नहीं हो पाया है, इसलिए हमें आज तक वहां की चौंका देने वाली हकीकत का पता नहीं लग पाया? हम ये नहीं जान पाए कि दूसरी दुनिया के जीवों का न सिर्फ वजूद ही है, बल्कि वो हमारे समुद्रों में आज भी रहते हैं। इसके बारे में कई एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट सिर्फ हाँ ही नहीं कहते, बल्कि वो ये भी मानते हैं कि सभी परग्रही प्रजातियां खामोश और तैरने वाली ही नहीं होती। उनका कहना है कि पृथ्वी के समुंदर अनंत अथाह है, इसीलिए वहां परग्रही जीवों की पूरी बस्ती समा सकती है। उनमें से कुछ के पास हमसे कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी भी है। मैलिबू, कैलिफोर्निया, 2014। सैटेलाइट इमेजरी से समुद्र के किनारे से करीब 10 किलोमीटर दूर तल पर एक ढांचा नजर आया। सैटेलाइट फोटोज में साफ नजर आ रहा था कि वो एक ओवल स्ट्रक्चर है जिसका ऊपरी हिस्सा फ्लैट था और नीचे उसके पैर थे जिनके सहारे वो खड़ा था। वो करीब 2000 मीटर की गहराई में है। कई लिहाज से वो देखने में एक ऑयल प्लेटफॉर्म जैसा लगता है। पानी के नीचे जिस जगह पर वो ढांचा मिला था, वहां से स्थानीय लोगों ने समंदर के नीचे से आती बड़ी अनोखी रोशनी भी देखी थी। मैलिबू के समुद्र किनारे के करीब मौजूद पॉइंट ड्यूम के पास से एक शख्स ने 911 पर फोन करके कहा कि उसने समुद्र के नीचे से आ रही रोशनी को देखा है, इसलिए उसने शेरिफ के स्टेशन में फोन किया है। पॉइंट ड्यूम और उसके आसपास के इलाकों में यूएसओस देखना आम बात है। यूएसओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैलिबू के किनारे के पास एक गहरी गुफा में कोई एलियन बेस है? क्या इसी वजह से वहां किनारे के करीब इतने यूएसओस नजर आते हैं? समंदर की गहराइयों में एक एलियन बेस, क्या ये बात सही हो सकती है? अगर ऐसा है तो कहीं पृथ्वी के समुद्रों की गहराइयों में परग्रही जीवों के ऐसे इंस्टॉलेशंस छिपे हो सकते हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स कहते हैं हाँ, हो सकते हैं, और वो दुनिया भर में प्रचलित यूएसओस की कहानियों का हवाला देते हैं। चश्मदीदों ने समुद्र के तल से बाहर आते यूएफओस देखे थे और वो बाहर निकलने के बाद सीधे अंतरिक्ष में गायब हो जाते थे। लोगों ने उन्हें कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे के पास देखा। गल्फ ऑफ मेक्सिको में भी वो बड़ी संख्या में नजर आए। अगर आप कुछ देर तक फ्लोरिडा गल्फ कोस्ट पर रहें तो यूएसओस दिख जाएंगे। नाविकों ने समुद्र में अपने जहाज के नीचे से आती रोशनी देखी थी। वो सबमरीन नहीं थी, वहां कुछ और ही हो रहा था। वहां सतह के नीचे कुछ भी छिपा हो सकता था। अगर दूसरी दुनिया के जीव पृथ्वी पर जीवन के बीज डालना चाहते थे तो इस काम के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता था कि वो समंदर की गहराइयों में छिपे रहे। उन गहराइयों में उनके साथ साथ उनके व्हीकल्स और उनके बेसिस छिपे रह सकते थे, और हजारों ना सही पर कई 100 सालों तक हमें उनका पता भी नहीं चला। समुद्र की गहराई में परग्रही यान हजारों साल से छिपे हैं। बहुत से लोग तो इस बात को साइंस फिक्शन की कहानी मानते हैं, लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट समुद्री जंग के मामले में हाल में हुई एक खोज की तरफ इशारा करते हैं। मई 2017 में यूनाइटेड किंगडम ने अपने बिल्कुल नए सबमरीन प्रोग्राम एस्ट्यूट क्लास की घोषणा की। परमाणु हमला कर सकने में सक्षम ये सबमरीन करीब 100 नाविकों के क्रू को लेकर करीब 1000 फुट की गहराई तक जा सकती है और 25 साल तक लगातार उसी गहराई में रह सकती है। उसे सिर्फ खाने का सामान और सप्लाईज लेने ही सतह पर आना पड़ेगा, मगर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि समुद्र में संसाधनों की कोई कमी नहीं है और विकसित टेक्नोलॉजी से हम जल्दी ही ऐसे तरीके ढूंढ निकालेंगे कि हमारी सबमरीन्स अपनी जरूरत की हर चीज पानी के नीचे ही हासिल कर ले। समंदर में हर वो चीज मिलती है जिनकी जरूरत एक जहाज पर काम करने वाले क्रू को पड़ती है। वहाँ इतने पौधे और जीव होते हैं कि खाने की कभी कमी ही नहीं होगी। पानी में से मिनरल्स और सॉल्ट भी निकाले जा सकते हैं। समुद्र के पानी को डिसैलिनेट करके पीने लायक भी बनाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जा सकता है और उससे ईंधन बनाने और सांस लेने के लायक हवा पैदा की जा सकती है। जीवन के लिए जरूरी हर चीज समुद्र से मिल सकती है, और अगर दूसरी दुनिया के जीव
हमारे समुद्रों में हुए तो वो सिर्फ वहाँ छिपने के लिए ही नहीं रह रहे, बल्कि वो माहौल उनके अनुकूल भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि परग्रही जीव न सिर्फ हमारे समुद्रों की गहराई में छिपे हैं, बल्कि वो उस जगह को अपना पसंदीदा इलाका भी मानते हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्री जीव हम इंसानों के मुकाबले ज्यादा बेहतर अंतरिक्ष यात्री हो सकते हैं। हम जमीन पर रहते हैं और इसी जमीन पर चलते भी हैं, इसलिए हम इंसान अपनी 2D मोशन से बंधे हैं और हम सिर्फ दाएं बाएं या आगे पीछे ही जा सकते हैं। लेकिन जो जीव समुद्री माहौल में पलते बढ़ते हैं वो 3D मोशंस के आदी होते हैं और वो समुद्र में आगे पीछे और दाएं बाएं के अलावा ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को ग्रेविटी के इम्पैक्ट की जरूरत पड़ती है और तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि अंतरिक्ष में रहने के मामले में इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है वेटलेसनेस, मतलब जो जीव समुद्री माहौल में रहता है वो कम ग्रेविटी वाले एनवायरनमेंट में भी रह सकता है। जमीन पर रहने वाले जीवों के मुकाबले समुद्री जीवों के जो फायदे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि अभी तक पृथ्वी के 90% से ज्यादा समुद्री इलाकों की खोज भी नहीं हो पाई है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि समुद्र की गहराइयों में कई ऐसे जीव रहते हैं जो इंसानों से ज्यादा उन्नत हैं? और अगर ऐसा है तो क्या उन्हें अंतरिक्ष से आने वाली उल्काओं से पृथ्वी पर भेजा गया है? चूंकि हम आज भी उन गहराइयों में जाकर खोज करने लायक नहीं हुए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दिन वो समुद्र से बाहर आएंगे और हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे? सेंट पॉल, मिनेसोटा, 2008। आर्नल्ड लॉन्डे, एक रिटायर्ड हार्ट और लंग सर्जन, ने घोषणा की कि उन्होंने एक ऐसे नए और बेजोड़ स्कूबा सूट को पेटेंट करवाया है जिसके सहारे इंसान लिक्विड हवा में भी सांस ले सकता है। उनके इस नए आविष्कार की जान है एक खास किस्म का बेहद ऑक्सीजनेटेड परफ्लोरोकार्बन्स का वो घोल जो बहुत बड़ी मात्रा में गैस को डिसॉल्व कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी अभी भी विकसित हो रही है और अगर लॉन्डे कामयाब हो जाते हैं तो इंसान पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गहराई तक डाइव कर सकेगा। पृथ्वी के समुद्रों के इन स्याह गलियारों में क्या हमें ये पता लगेगा कि इस पृथ्वी पर इंसान कुछ ऐसे समझदार और बुद्धिमान जीवों के साथ रहते हैं जो जमीन पर रहने वाले जीवों से कहीं बेहतर है? सच कहे तो हम जानते ही नहीं कि वहाँ नीचे क्या हो सकता है। हमारी खोज काफी सीमित रही है। अभी भी समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इंसान होने की वजह से हम तो यही मानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर हमारा दबदबा है, लेकिन हमारे पैरों के नीचे जो अथाह समंदर है वहाँ कई तरह की बड़ी ही उन्नत सभ्यताएं हो सकती हैं। वो भी जो शायद तभी से आई हो जब हम इंसानों का इस पृथ्वी पर जन्म भी नहीं हुआ था। वो शायद यहाँ किसी और सौर मंडल से आए थे और आज भी वो पानी के नीचे रह रहे हैं। ये बात हमें चौंकाने वाली लगती है, लेकिन शायद हमें उनका यान दिखने लगा है, वो यूएफओस जो पानी से बाहर आते हैं, और हो सकता है कि हमारे गहरे समंदरों में कुछ बेहद उन्नत संस्कृतियां भी हों जिनके बारे में हम आज तक जान नहीं पाए हैं। वहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी असल में एक बहुत बड़ी पेट्री डिश जैसी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब पृथ्वी पर ऐसा क्या दिखने वाला है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। क्या हम इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान जीव हो सकते हैं जो सिर्फ दूर दराज के ग्रहों पर ही नहीं बल्कि हमारे समुद्रों में भी रहते हैं? परग्रही नहीं, पृथ्वी पर रहने वाले जीव। अगर परग्रही जीवों ने पृथ्वी पर जीवन के बीज डाले और आज भी इसका इस्तेमाल जेनेटिक लेबोरेटरी की तरह कर रहे हैं, जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स मानते हैं, तो क्या ज्यादा गहराई में खोज करने पर हमें समुद्र में वो जीव मिल सकते हैं जो हमसे ज्यादा उन्नत हो? शायद उन पानियों और जमीन पर रहने वाले देवताओं जैसे जिनकी चर्चा हमारे पूर्वजों ने की थी। और अगर हमने एक दिन इन गहराइयों में जाकर खोज कर ली और उन जगहों पर रहने भी लगे, तो क्या पूरी पृथ्वी सिर्फ हमारी हो जाएगी? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स के मुताबिक गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों ने हम इंसानों के बारे में पहले से ही योजनाएं बना रखी हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि हमारे समुद्रों में दूसरी दुनिया के जीव रह रहे हैं? वो अलग अलग किस्म के जीवों पर प्रयोग कर रहे हैं, और क्या वो अपनी खोजों के आधार पर हम इंसानों को एक दिन अपग्रेड करना चाहते हैं? क्या हमारे भविष्य में ऐसा हो सकता है कि समुद्र में रहने वाले वो परग्रही जीव बाहर आएं और हमें ये बताएं कि दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, तुम खुद को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? और क्या तब भविष्य में उस तरह से इंसान का विकास होगा?
क्या अपने सौर मंडल के पार दूसरी दुनिया की सभ्यताओं को ढूंढने के बजाय हम उन्हें अपने समुद्रों की स्याह गहराइयों में ढूंढ सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम इंसानों से कहीं ज्यादा उन्नत प्रजातियां ऐसी जगहों पर रह रही हैं जहां तक हम पहुंच नहीं सकते और वो वहां हजारों सालों से रह रही हो? हो सकता है हम उन परग्रही जीवों से जब मिलेंगे तब वो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर नहीं आएंगे, बल्कि हमारे समुद्रों से बाहर आएंगे।